नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारा यही है मेन टॉपिक तो एक्चुअल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या होता है अभी, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लिख लीजिए। पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं उसके बाद बताऊंगा क्या होते हैं। लिखो, इट इज ए साइनोसोडल। अब वही है ना, स्पेलिंग कैसे बताऊं, बुक की जरूरत क्या हम पे पड़ रहेगी। साइनो, SINO भी, साइनो वेव के बारे में बोल रहा है, साइनोसोडल भी, SINO, साइनोसोडल SODAL भी। इट इज ए साइनोसोडल वेरिएशन, it is a sinusoidal variation in electric field and magnetic field vector, electric field and magnetic field vector which are, लिख दिया, which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation भी, also perpendicular to direction of propagation. This is the definition of electromagnetic waves। कुछ नहीं है इसमें, वर्ड थोड़े हैवी यूज किए गए हैं। साइनोसोडल कुछ नहीं है, साइन वेव है भाई, सीधी से बताना चाहता हूँ आपको कि साइन वेव में जो वेरिएशन होता है वही है ये। प्रोपेगेशंस क्या होता है, पाथ को बोलते हैं जहाँ पे वेव चल रही होती है अभी, ठीक है ये क्लास। देखो क्या बोलना चाहता है आपको, साइनोसोडल वेरिएशंस में क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है इट इज साइनोसोडल वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का साइनोसोडल वेरिएशंस है अभी, वेव बनेगी वहाँ से, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए अभी। तो मैं 3 चीजें बना रहा हूं जो दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर से भी क्लास कर लोगे। ये x मान लेते हैं, ये y है, ये z है, जो भी है अभी। इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी, और इस तरफ कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी। ये इन फील्ड में वेरिएशन है अभी, और किस तरह का वेरिएशन है, साइन वेव। इट इज ए सिंपल हार्मोनिक वेव्स। SHM को शो करेगा अपने आप को भी, यानी एक पार्टिकल से ऑसिलेट कर रहा है भाई दोनों फील्ड्स के अंदर भी, जो फील्ड्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं भाई। कैसे हो सकते हैं, 2 मैग्नेट लगा दिए ऐसे और 2 प्लेट लगा दिए ऐसे भी, एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर। अब इनके बीच में क्या करेंगे, एक पार्टिकल को वाइब्रेट करवाएंगे, समझ में आया। और उसकी एनर्जी रिलीज होगी ना, वो एनर्जी इन दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर रिलीज होगी भी। कौन सी, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। समझ में आई कि नहीं आई भी। 1-2 प्लेट ऐसे, नॉर्थ और साउथ पोल, 2 मैग्नेट, 2 प्लेट ऐसे, पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, दूसरे दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर से। जो आंसर आएगा वो दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर। यस और नो। तो वेरिएशंस, किस तरह का वेरिएशंस दिखा रहे हैं हम लोग इसमें, इट इज साइनोसोडल वेरिएशंस भी। यस और नो। तो साइन वेव बनने वाली है अभी यहाँ पे। Sinusoidal variations in electric field and magnetic field vectors which are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation। हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है भाई। एक्चुअल में वेव ऐसे जानी है तो दोनों की क्या है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेव देगा भाई वो कैसी होगी भी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनने वाला अभी, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। ओके, कैसे जाएगा, वेव ऐसे जाएगी भी। समझ में आया। ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, इसकी वेव कैसे जाएगी, इसकी वेव ऐसे जाएगी, सांप की तरह भी। समझ में आया कि नहीं है भाई, कर लोगे। ये इलेक्ट्रिक है, ये क्या है, मैग्नेटिक है भाई। इलेक्ट्रिक ऐसे, ये ऐसे खड़ा इलेक्ट्रिक ले रहे हैं तो इसकी वेव कैसे, ऐसे भी। ओके, इसकी वेव इस तरह की, या देखते ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाला कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। इसकी वेव यहाँ पे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही होगी। समझ में आ रहा, इसकी वेव ये ऐसे जा रही होगी।
समझ में आया कि नहीं आया? इन द प्लेन ऐसे कर लोगे। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। एक वेव ऐसे जा रही है, दूसरी वेव ये डंडा यहाँ पे ऐसे जा रही है, कर लोगे। तो ये हम दिखा नहीं सकते तो इसको बना रहा हूं यहाँ पे मैं। ओके भाई, ये वेव कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। ये है परपेंडिकुलर भी, ऐसे दिखा रहा हूं इसको मैं। यस और नो? इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे, साइंस छोड़ दो, पता नहीं है। ठीक है, दोबारा देखिएगा अभी क्लास। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है अभी। इसका वेव ऐसे है भाई, कर लोगे। इसका वेव ऐसे है इन द प्लेन्स भी, कर लोगे। दोनों ही कौन सी हैं? साइन वेव हैं। ओके, तो ये ऐसे है भी क्लास, ये ऐसे। ओके, इसके लिए मैं टेढ़ा दिखाता हूँ इसको ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो टेढ़ी दिखाई हैं ये क्या एक्चुअल में इन द प्लेन ऑफ वेव है भी। और दिस इज द डायरेक्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये लाइट का डायग्राम है, लाइट ऐसे चलती है। समझ में आई कि नहीं आई? डायग्राम बनाओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, ई दिखा देते हैं इसको। ये मैग्नेटिक फील्ड को, समझ में आया? तो दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टी लिखते हैं इसका भी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। लिखो भी, लिख दे, रब कर दें भाई। हो गया ना? पहला पॉइंट डालिए क्लास। पहला पॉइंट लिखते हैं, डेफिनेशन दोबारा से भी लिख लीजिए। इट इज ए साइनोसोडल वेव भी, सिंपल लिखिए। इट इज ए साइनोसोडल वेव, इट इज ए साइनोसोडल वेव। तो कौन सी वेव बनेगी क्लास? ये लॉन्गिट्यूडल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है? अभी लॉन्गिट्यूडल वेव ऐसे चलती हैं, अभी ये ऐसे चलती हैं ट्रांसवर्स वाली। तो ये ऐसे चल रही है, अपने डायरेक्शंस के ऐसे भी। ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ट्रांसवर्स वेव है भी एक। साउंड है ये के लिए क्या है? लॉन्गिट्यूडल है। अभी कर लोगे। तो एक पहला पॉइंट क्या है? किस तरह की वेव है? एक साइनोसोडल वेव है। सेकंड पॉइंट डालिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिखिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है? सी से लिखते हैं भाई, 1/√ε0μ0। ये पूरा टॉपिक अभी आपकी बुक के अंदर, लेकिन इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है अभी। ओके सर, आपके बुक में लिखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनालिटिक ट्रीटमेंट ओनली भी। सिर्फ बताइएगा, बच्चों को बताइए सर, आपको डीपली बताना नहीं है इसके बारे में। फिर भी मैं एक टॉपिक में एक्स्ट्रा कराता हूँ यहाँ पे मैं, ट्रांसफर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी। उसमें डेरिवेशन से आते हैं थोड़े से। स्पीड निकालने का तरीका पूरा भी बुक में, कैसे स्पीड निकाली जाती है। लेकिन अब सब याद रखिएगा इसको। स्पीड क्या होती है? 1/√ε0μ0। पुट करोगे वैल्यू तो आंसर आएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड भी। वैल्यू पता ना इसका? 4/10⁻⁻7 भाई। आंसर निकालोगे यहाँ आएगा अभी। ये ऐसा कोई आंसर नहीं है, कुछ भी बना दिया गया है, निकाला गया आंसर से भी। कर लोगे। एक और फार्मूला होता है अभी, C = E/B। कई बार आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देके पूछी जाती है, स्पीड निकालिए कितना आएगा। ये आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइट जा रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट कंडीशंस भी। समझ में आया कि नहीं आया? उसका फार्मूला क्या बनता है? E/B। ये भी उस टॉपिक से निकलता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे फार्मूले। कर पाओगे? E/B क्या है, किसका फार्मूला है? ये भी स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फार्मूला है। हो जाएगा। थर्ड पॉइंट डालिएगा अभी।
थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट इफेक्टेड बाई electromagnetic wave does not affected by presence of other field wave, presence of other field. Electromagnetic wave does not affected by presence of other field. दूसरे फील्ड के प्रेजेंस होने से इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाए क्या कुछ फर्क पड़ेगा? अब तो लगता है कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है भाई, उसके पास एनर्जी है। किस टर्म में? इन टर्म ऑफ फोटॉन्स। समझ में आया? देखिए इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे जंप ऑर्बिट कर रहा है पहले से, वहाँ से निकल चुका है वेव तो भाई। वो क्या सारी एनर्जी की फॉर्मेशन है, रेडिएशन है, रेडिएशन का कोई चार्ज नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये लगता है कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, कई इफेक्ट पड़ेगा? अरे है नहीं इसके पास भाई। वो तो किसके पास है? वो चार्ज पार्टिकल के पास था, वो ऑसिलेट हो चुका था, अपनी एनर्जी को निकाल चुका था। अभी ये चल रही है उसकी ऑसिलेशन से भी एनर्जी चल रही है भाई। इन टर्म ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशन पे चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं है लाइट पे आप लाइट मारोगे फील्ड लगा दो लाइट मुड़ जाएगी रास्ते में से, ऐसा नहीं होने वाला भाई। कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा भाई। बहुत लोगों को भ्रम होता है इस बात का। देखो यहाँ पर दो थ्योरी दो बना रखी है साइंस वालों ने भी, फिजिक्स वालों ने भी। फिजिक्स ये बोलती है एक तो कि लाइट को चलने के लिए जरूरत पड़ती है मीडियम्स की भी। क्या पॉइंट लिखा था मैंने आपको? लास्ट पॉइंट क्या था? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट डालिए क्लास। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंज इट्स मीडियम भी। When electromagnetic wave change its medium, then only frequency is constant. Only frequency is constant. When electromagnetic wave change its medium, only frequency is constant. सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही कांस्टेंट रहती है, बाकी सब कुछ बदल जाता है उसका। स्पीड से लेके वेवलेंथ से लेके फेज तक भी, फेज में भी कांस्टेंट हो जाता है। जरूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है उसके लिए कोई भी। कर लोगे? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम भी, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन भी, फॉर प्रोपेगेशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये बोलता है कि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली तो यही बोलती है, हम जो पढ़ाया जाता है हमको भी। कुछ लोग लिखवाया गया आपको, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशंस भी। वेव जब मैंने पढ़ाई गई थी, वेव हमको +1 क्लासेस के अंदर वेव में ये पढ़ाया गया था, वेव क्या होती है? डिस्टर्बेंस इन द मीडियम भी। ये मीडियम में डिस्टर्बेंस है तो वेव होती है अभी। तो मीडियम ही नहीं है, डिस्टर्बेंस कहाँ पे हो रही है अभी? कंपल्सरी कंडीशन है वेव बनने की कि डिस्टर्बेंस होएगा अभी। ठीक है, तो दो तरह की वेव, तीन तरह की वेव बनाई गई थी वहाँ पे भी। इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मैकेनिकल वेव भी, जिनको चलने के लिए जरूरत पड़ती है मीडियम्स की, साउंड में से एक है अभी। ठीक है, पर सेकेंड थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी वेव तो है, मीडियम की जरूरत तो है नहीं है, वो अलग बात है भाई, लेकिन डिस्टर्बेंस तो होना चाहिए इसमें भी। थर्ड थी मैटर वेव, हमने पढ़ चुकी है मैटर वेव के बारे में हम लोग। ठीक है अभी, तो ये सेकंड वाली में कुछ खास क्या था अभी? जरूरत नहीं है मीडियम की इसको चलने के लिए, ऐसा बोला जाता है अभी। एक सिंपल सा एग्जांपल है अभी क्लास। अगर आप लोग आर्मी के ट्रक्स देखे हों भी, बड़े हैवी ट्रक होते हैं आर्मी के भी, अगर हम उनको ले जाएं ऐसी जगह पे जहाँ पे सरफेस स्लिपरी सरफेसेज हैं भाई, बर्फ़ गिरी हुई है या पानी बिखरा हुआ है या कीचड़ है भाई, तो मैं भी ट्रक वो काम नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि वहाँ पे व्हील्स को प्रॉपर फ्रिक्शन मिल पाएगा भाई। तो फ्रिक्शन क्या है? मोशन का रीजन हो रहा है ट्रक के लिए भी, फ्रिक्शन होगा ट्रक चलेगा भाई। हैवी ट्रक होते हैं काफ़ी। अब आर्मी उस जगह पे क्या करती है, ऐसे व्हीकल ले जाती है जिनको फ्रिक्शन जरूरत नहीं पड़ती चलने के लिए। ऐसा कोई व्हीकल है क्या? टैंक को ले जाते हैं, वो टैंक को ले जाते हैं अभी। अब जरूरत तो टैंक को भी फ्रिक्शन की है भाई। प्रॉब्लम क्या है? टैंक अपना फ्रिक्शन साथ में लेके चलता है भाई, इन टर्म ऑफ बेल्ट भी। यस और नो? उसके व्हील्स घूमते कहाँ पे हैं? बेल्ट पे घूमते हैं, तो अपना फ्रिक्शन साथ में लेके चलता है। जरूरत नहीं बार वाले फ्रिक्शन चलने के लिए। कर लोगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक टैंक की तरह है भाई, ये अपनी
डिस्टर्बेंस साथ में लेकर चलता है, किस टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के टर्म में, वहीं पे करता रहता है अपने आप डिस्टर्बेंस ही। यस और नो? सो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशंस भी, बाहर जरूरत नहीं पड़ती इसको, बाहर का मीडियम है कि नहीं है। डिस्टर्बेंस तो भी कर रहा है अपने फील्ड में ही, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के अंदर। ये एक टैंक की तरह है जो अपने डिस्टर्बेंस साथ में लेकर चल रहा है अभी। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसको बाहर की जरूरत नहीं है कि मीडियम है कि नहीं है, कर पाओ। यस भी, क्लास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर क्या बोलता है अभी। ट्रांसवर्स नेचर ये है अभी क्लास, देखिए वेव चलने के दो तरीके होते हैं अभी। एक तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ऐसे, समझ में आ रहा है? और एक उसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव भी। दो तरह के हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर भी। जब वेव के पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, इट इज ट्रांसवर्स नेचर भी। दे आर इन द डायरेक्शंस ऑफ वेव, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी। तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रांसवर्स नेचर रखती है अभी, ये प्रूव करना हमको, ठीक है? देखो कैसे करेंगे। मैं एक क्यूब बना रहा हूं सिंपल वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कुछ एक्स वाई जेड मान रहे हैं इसको, क्योंकि आपको पता है भाई इसमें तीन एक्सिस होती हैं, एक एक्सिस फील्ड के लिए, दूसरी दो फील्ड के लिए, एक डायरेक्शंस के लिए भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है अभी एक्स में। कर लोगे? वेव आ रही है अभी ऐसे, जो हमारा हाथ नहीं है वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज वेव फ्रंट ऑफ वेव, ठीक है? ऐसे एक वेव आ रही है ए बी सी डी, सॉरी ओ ए बी सी, ये वेव आ रही है इंस्टेंटली यहीं पे है, कुछ देर बाद कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पे पहुँच गई। ये मैंने जानबूझ के बनाए ऊपर वाले नीचे वाले के। एक्चुअल में दो चीज़ें हैं, ये वाली और ये वाली। एक्चुअल में ये भी नहीं है अभी, ये तो हो चुकी है अभी। अब तो वेव कहाँ पे है, यहाँ पे है। समझ में आया कि नहीं आया? एक ही फेज है सिर्फ ये वाला, लेकिन क्योंकि आपके जो लॉज लग रहे हैं सारे ई डॉट डी एस और बी डॉट डी एस दोनों किसके लिए हैं, क्लोज लूप के लिए हैं अभी। गोजला दोनों ही किसके लिए होते हैं, क्लोज सरफेसेस के लिए होते हैं, हमने बनाना पड़ा इसको भी। कर लोगे? समझ में आया? तो आपको प्रूव करना है कि जो इसके फील्ड वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं, वो डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर हैं भाई, न कि इन द डायरेक्शंस ऑफ वेव। अगर ये प्रूव कर दिया आप लोगों ने, अगर एक पॉइंट प्रूव कर देते हो कि वो इन डायरेक्शंस ऑफ वेव नहीं हैं, तो कहाँ मिलेंगे, परपेंडिकुलर मिलेंगे। दो ही कंडीशन है। कर लोगे? तो कुछ भी प्रूव करना, हमको इनमें से कोई एक प्रूव कर देंगे, दूसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा भाई, हो जाएगा भाई। तो डायग्राम बना चुकी है ना ये, लिख लीजिए वी हैव ए वेव फ्रंट। अब इसके बारे में बता रहा मैं, वेव फ्रंट क्या होता है। वी हैव ए वेव फ्रंट ओ ए बी सी, ये कुछ ए बी सी डी थे क्या, ए बी सी डी था, ए डी था, डी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इस बात से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम जो बना लो बना लीजिए। अब तो ठीक है, ए बी सी डी था ये, ई एफ जी एच है, पी, अरे कोई दिक्कत नहीं, ई एफ जी एच यही है ना, एच तक होगा। ये हिल रहा है भाई गर्ल्स, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़े आगे हो जाओ। ओके, लिख लीजिए वी हैव ए वेव फ्रंट ए बी सी डी, ए बी सी डी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग विद वेलोसिटी c, जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन लिखवा रहा हूं, मूविंग विद वेलोसिटी c, ओके। आफ्टर सम टाइम it reach at EFGH भी, कहां पहुंच गए, EFGH,
ओके, इतना ही करना है थ्योरेटिकल्स में हमको। अब देखिए ये है, बाकी तो नहीं है, हम तो बांधना पड़ा, बाकी का तो बना लिया क्यूबिक फॉर्मेशंस के अंदर में। ठीक है भाई, अगर आप गोजला अप्लाई करते हो, क्योंकि दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में ई निकालना मेरे को भी, ई का डायरेक्शंस क्या रहेगा भाई। देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू गोजला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी, अकॉर्डिंग टू गोजला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना था, ई डॉट डी एस भी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन नोट भी, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलन नोट, यही था। अब देखो इसमें, क्योंकि हम पूरे क्लोज लूप के लिए कर रहे हैं, क्लोज लूप क्या बन गया, पूरा सरफेस क्या बन गया, सॉरी नॉट क्लोज लूप, इट इज फॉर क्लोज सरफेसेस भी। सरफेस मेरा है कौन सा भाई, देखो ये जो तो लिखने के अभी यहाँ पे पूरा लिखवा रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए लिख दूँ वापिस पूरे के लिए, यस और नो। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब मेरे को बताओ इस क्यूब में कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, वेव है भाई, रेडिएशन है, कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि क्या क्यू का वैल्यू कितना है, 0 कर लोगे, इट इज जस्ट ए वेव, रेडिएशन है। ओके भाई, तो ये सारा आंसर कितना हो गया, 0 भी कर लोगे भी, डायग्राम कर निकालते हैं, क्योंकि ये पूरा निकालना पड़ेगा मेरे को हर एक का। मान लीजिए ये फेस है दीवार वाला फेस, ये था आपका ए बी सी डी भी, और कुछ देर बाद वो पहुंच गया उस दीवार पे भी, इट इज ई एफ जी एच भी, बाकी तो इमेजिनरी है, कर लोगे। अब अगर आप लूप फॉर्मेशन करते हो, सॉरी सरफेस क्लोज बनाते हो, इसके लिए डॉट डी एस के लिए कौन कौन से सरफेस बनेंगे भी, पहला सरफेस भी इट इज ए बी सी डी बी डॉट सॉरी ई डॉट डी एस भी, ये बना, प्लस सामने वाला भाई ई डॉट डी एस ई एफ जी एच, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, एक ये बन गया, 6 बनेंगे भाई। ये डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ एक बार, यहाँ पे छोटे वाला भी एग्जैक्टली बताइए मैंने क्या लिखवा था यहाँ पे जो तुमने डायग्राम बना रखा हुआ था मेरे को, क्यों तुम उसी अकॉर्डिंग लिखोगे इसको, देना एक बार भाई। इट इज ए बी सी डी, यही था, ई एफ जी एच, यही थे। यही था, पता नहीं, यहाँ पे ऐसे ये था भाई। देखिए 2 हो गए भाई, ये वाला भी, ठीक है, प्लस मैं लिखवा रहा हूं ए बी ई एफ ई डॉट डी एस प्लस सी डी एच जी ई डॉट डी एस भी, ये कौन सी लिखवाई मैंने, तो ए बी ई एफ छत वाला और फरस वाला भी, समझ में आया। कौन से बच गए, ये वाला और ये वाला, लिखो, प्लस कौन सा, ए ई एच या बी सी एच ई, बी सी एच ई ई डॉट डी एस प्लस कौन सा वाला, ए डी जी एच एफ जी, ए डी एफ जी ई डॉट डी एस इक्वल टू 0, सही है। पूरे सरफेसेस के अंदर 6 फेसेस हैं भाई, हर एक का निकालना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो ना,
आपके पास ये दीवार है और वो दीवार है भाई, ये तो है ही नहीं, ये नहीं है भाई, ना ये है और ना ये है भाई, तो ये इसके लिए तो है ही नहीं कुछ भी आंसर्स मेरा। हो सकता है इनके लिए कुछ हो, चेक करना पड़ेगा, तो ये तो हो सकता है इनमें हो जाए भी कुछ, लेकिन इनमें तो है ही बिल्कुल नहीं है आंसर्स भी। दूसरी बात है, ये जो आंसर्स है ना भाई आपके, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हो, ये वाला फेस है, इसका जो एरिया वेक्टर है इसकी क्या दिखाएगा, 90 डिग्री पे दिखाएगा अपने आप को, वैसे भी जीरो होने वाले इनके आंसर्स भी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इसका फील्ड वेक्टर भी ऐसे ही आ रहा है, तो इसका आंसर जीरो हो सकता है भाई। लेकिन इसका फील्ड ऐसे आ रहा है, इसका फील्ड ऐसे वेक्टर ऐसे आ रहा है, इट मेक 90 डिग्री एंगल्स भी, इसका ऐसे, इसका ऐसे भी 90 डिग्री एंगल्स भी। इनको छोड़ के सभी में क्या बनाना है, 90 डिग्री एंगल बनना है, तो ई डॉट डी एस कोस 90 कितना हो जाना है, जीरो हो जाना है। कर लोगे? वैसे भी डायरेक्ट सिंपल ये है ही नहीं हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो, या उस फैक्टर बना लीजिए कि कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनमें, जीरो। तो कैसे लिखोगे इनको, देखिए भाई मैं लिखवा रहा हूं ऐसे, ई डॉट डी एस वी ए बी ई एफ इज इक्वल टू ई डॉट डी एस सी डी एच जी इक्वल टू जीरो। ये वाले जीरो हो गए, ठीक है। दूसरा, ई डॉट डी एस इज इंटू बी सी एच ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस ए डी एफ जी इक्वल टू जीरो। ये जीरो से इनमें एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है विद एरिया वेक्टर्स भी। कर लोगे? यस और नो? हो जाएगा? इतना हो गया भाई। ये पहले से जीरो है, इक्वल टू जीरो लिखा हुआ लास्ट टू, देख लो। टोटल कितना था, जीरो था भाई। क्या हुआ, वो इंडिविजुअल जीरो थी, इनका जोड़ जीरो है अभी, फर्क है भाई। क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो इंडिविजुअल जीरो थे और इनका जोड़ क्या है, जीरो। इक्वल टू जीरो तो हाँ आंसर, तो जोड़ सभी का जोड़ कितना था, जीरो था। अब ये देखिए ई डॉट डी एक्स ये वाला है लाइंस, ये वाला सरफेसिस, और ई डॉट डी एक्स वो वाला है वहाँ पे वाला भाई। इसमें एंगल तो जीरो, दो जीरो है भाई, तो ये तो जीरो तो है नहीं, इंडिविजुअल से जीरो है नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ पे चल के ये इनिशियल सिस्टम था इसका, कुछ देर बाद कहाँ पहुँच गया है वो, तो इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है अभी यहाँ पे। इसको देखना तो मेरे को उसको पीछे ले आना पड़ेगा। यस सर नो क्लास? देखिए ये एक्स एक्सिस थी भी, ये मेरा उंगली थी ऐसी ए बी सी डी, इनिशियली ये मान रहा था, आफ्टर सम टाइम कहाँ पहुँच गई वो, यहाँ पहुँच गई। अब ये तो है नहीं। यस सर नो? अगर मेरे को इसके बारे में डिस्कस करना है तो इसको ये मेरे पीछे करना पड़ेगा अभी। तो हम क्या चले हैं, नेगेटिव एक्स में चले हम लोग, तो ई की वैल्यू क्या जाएगी उसी टाइम पे, नेगेटिव हो जाएगी। यस सर नो? तो ये एक्स थी भी, तो हम ई के बारे में पढ़ रहे हैं एक्स के अकॉर्डिंग भी। एक्स इस तरफ जाएगा पॉजिटिव, सॉरी ई इस तरफ जाएगा पॉजिटिव, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव, सही है। देखिए अभी क्लास, अब इसमें एक चीज पॉजिटिव होने वाली है, उसको ये फैक्टर कौन सा है, ये उल्टे वाला है जो लेके आएंगे, ये है। इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, जो फील्ड है ये एक्स में है अभी, एरिया ए मान लेता हूं। यस सर ना? उल्टा लेके आए तो माइनस साइन के साथ में पूरा निकाल लिया इंटीग्रेशन सोल्व करके। इसको इस स्पेस का एरिया कितना है, ए मान लेता हूं। कर लोगे? उल्टा लेके आए हूं तो कितना, माइनस का, एक्स में चल रहे हैं तो एक्स के हिसाब से आंसर से कर लोगे भाई। इसका प्लस था भाई, ये एक्स एरिया इसका भी क्या है, सेम है, इक्वल टू जीरो। सही है कि नहीं है? यस और नो? बताइए इसमें कितना आएगा। ये इसमें ऐसा मान लीजिए, पता नहीं वहां पर जाकर फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा, मेरे को पता नहीं है भाई। जिसको ई डैश मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जुड़े थोड़ी बराबर हो भी सकते हैं भाई, हम तो क्या मान के चलेंगे, नहीं है बराबर मेरे आंसर से। कर लोगे? अब देखो भाई क्लास, इसमें से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन निकाल लेता हूं, कितना आएगा, ई एक्स डैश माइनस ई एक्स इक्वल टू जीरो। सही है? ई एक्स में से ई एक्स माइनस करूंगा तो आंसर ई एक्स में आएगा, ये बात सही है। तो जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होगा तो जीरो भी हो जाएगा, नहीं होगा तो भी आंसर किस में आएगा, एक्स में ही आएगा। सही है कि नहीं है? अब ये चीज जीरो है भाई,
या तो दोनों जीरो हो सकती हैं या कोई एक जीरो हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। अब एरिया तो जीरो नहीं है अभी, तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच गया कौन सा? ई एक्स डैश माइनस ई एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। सही है कि नहीं है? ये लाइन क्या शो करती है आपको भाई? जो ई एक्स बनेगा एक्स में भी वो इसकी वैल्यू जीरो है भाई, मतलब देर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस में। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है भाई, तो कहाँ मिलना है? दो ही ऑप्शन होगा, या तो उसकी लाइन में होगा या उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ में आई कि नहीं आई? यानी एक्स डायरेक्शन ऑफ वेव में, एक्स पे चल रही थी वेव, कोई भी फील्ड कंपोनेंट नहीं है किसका? ई का भी, तो कहाँ मिलेगा उसके? वो परपेंडिकुलर मिलेगा। ये किसको शो करता है? ट्रांसवर्स को शो करता है। यस और नो? देख लीजिए, देर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस भी, अलोंग एक्स एक्सिस। इतना लिख दिया भाई। ये तो ई वाला हुआ है, फील्ड तो दो है इसके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी है। यस और नो? व्हाट इज द गॉस लाइन मैग्नेटिज्म भी? रबर सरफेस के लिए भी बी डॉट डी एस कितना था? पहले से जीरो था। तो हम तो पहले उसको मान रहे थे कि चार्ज नहीं है इसलिए जीरो हो गया था भाई, ये तो पहले से जीरो पड़ा हुआ है। 6 के सरफेस लिख सकते हैं बी के हिसाब से भी, आंसर कितना आएगा? जीरो। 2 के लिए, 4 के लिए आंसर पहले से जीरो हो चुका होगा, बच गएंगे 2 की इक्वल टू जीरो। वही एरिया बी कॉमन, सॉरी एरिया कॉमन बी एक्स डैश, ये तो जीरो नहीं हो सकता, बच गया कौन है? बी। देख लीजिए सिमिलरली भी, इतना बड़ा टॉपिक थोड़ी करेंगे। ओके, सिमिलरली क्या लिखोगे? बी एक्स डैश माइनस बी एक्स इंटू एरिया इक्वल टू जीरो, ये आंसर आएगा। सही है? यस और नो? तो एरिया तो जीरो नहीं है, बच गया कौन? बी एक्स डैश माइनस बी एक्स इक्वल टू जीरो भी। सही है कि नहीं है? इसमें भी लिखिए, देर इज नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देर इज नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो कहाँ मिलेंगे कंपोनेंट्स भी? देख लीजिए, ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू, ई एंड बी आर perpendicular to each other. Okay, E and B are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of wave, direction of a wave. So EM wave is a transverse wave. So EM wave is a transverse wave. मुश्किल है? कुछ नहीं है भाई, बस वो 6 पेज में निकाल रहे हैं हर एक के साथ में। हो जाएगा? कर पाओगे? बस टॉपिक पूरा हो गया।